اتنا ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वकालत में कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको कोई प्रमोट कर सकें। लाहौर चूँकि एक हब है, बहुत ज़्यादा वकला हैं इस वक्त, तकरीबन कोई 26,000 के करीब वकला यहाँ पे लाहौर बार में मेंबर हैं। जिस तरह रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। जब से ये प्रॉपर्टी माफिया आया है यहाँ पे, इसमें तो इलेक्शंस इतने महंगे हो गया कि आम प्रोफेशनल जो वकील है उसके लिए इसमें हिस्सा लेना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। माजरत से पिछले कुछ टेन्योर में ऐसा हुआ है कि जो नॉन प्रोफेशनल हैं उन्होंने आकर इस बार काउंसिल को, हमारी जो लोकल इलेक्शन है उसमें आकर उनको हाईजैक करने की कोशिश की, पैसे के बलबूते पे, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या दूसरा करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी और हमारे जो साबका नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी शायद इस लेवल पे जाकर काम नहीं किया जो हमारी यंगस्टर के लिए, हमारी फीमेल्स लाइफ के लिए करना चाहिए। इस प्रोफेशन जो प्रोफेशनल लॉर्ड्स है उसको प्रोफेशनल लॉर्ड्स हमने बनाना कैसे है, उसके लिए काम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं इंशाल्लाह नौजवानों की आवाज़ बनूंगा, अपनी बहनों की आवाज़ बनूंगा, वो काम करेंगे जो पिछले अदवार में नहीं हो सके। मुआशरती नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ और ज़बानें दबाने के ख़िलाफ़, बंद करने के ख़िलाफ़ वकालत शुरू की। ना मैं अदालतों से लेट हुआ हूँ, ना मैंने कभी छुट्टी की है। स्टेटस को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वकील मुआशरे का साइंटिस्ट है। वो सारी चीज़ें जो मुआशरे में हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके मुताबिक कानून में तरमीम, कानून के इम्प्लिकेशंस, कानून की इम्प्लीमेंटेशंस, हर वो चीज़ को एक फोरम के ज़रिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके ज़रिए गवर्नमेंट को सिफारिशात करें कि जनाब ये कवानीन की सिफारिशात है और ये कम्यूनिटी की सिफारिशात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। जॉर्ज जस्टिस के फ़ोरम पर मुख्तलिफ़ वकला से आपकी मुलाकात हो रही है। ये एडवोकेट्स वो एडवोकेट्स हैं जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पहले आपकी मुलाकात हमारे जो पैनलिस्ट हैं जॉर्ज जस्टिस के, उनसे कराता चलूँ। एडवोकेट निदा असलम साहिबा हमारे साथ हैं, साथ सलमान परवेज़ साहब हैं और राना बलीगुर रहमान साहब हैं। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस जो नवंबर में हो रहे हैं उसके लिए भी एक माह बाकी है और जो कॉन्टेस्टेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ कराता चलूँ। और हमारी खुशकिस्मती है कि कसूर से भी, बाबा बुल्ले शाह के जो है शहर से भी हमारे पास आज आए हैं। कसूर सीट फॉर मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना सईद अख्तर एडवोकेट साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपको हम खुश आमदीद। थैंक यू। और उनके साथ कसूर सीट से हमारे एक और यंग लॉयर हैं मोहम्मद अशनाक सहू साहब। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया फॉर कसूर सीट, योर कॉन्टेस्टिंग पंजाब बार काउंसिल इलेक्शंस। कमिंग बैक टू लाहौर, ज़बीउल्लाह नागरा साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप लाहौर सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन। राना सईद अख्तर साहब, सवाल मेरा ये है कि आप अपने मुतालिक बताइए, अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक, लॉ की डिग्री के मुतालिक, अपनी जो प्रोफेशनल सरगर्मियाँ हैं उनके मुतालिक बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। मैं 62 में मेरे वालिद साहब एनरोल हुए बतौर एन एडवोकेट, तो उन्होंने चूनिया से प्रैक्टिस शुरू की। अपने वालिद के प्रोफेशन पे ज़ाहिर है हर आदमी का एक रोल मॉडल होता है कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे वालिद साहब जो भी हैं वो फिर उसमें चले जाते हैं आगे। तो हम भी 3 भाई थे और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो गए। तो प्रोफेशनली हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वकालत में कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको कोई प्रमोट कर सकें। बदकिस्मती ये होती है कि जो कसूर या शेखुपुरा या ननकाना से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और वहाँ पे उनके मुतालिक सारे लोग जानते हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं जी। चूँकि सबर्स में लोग प्रैक्टिस करते हैं जो उनका एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, तो उस एक्सपोजर ज़्यादा ना होने की वजह से यहाँ से हर आदमी को आके तारफ़ कराना पड़ता है। लाहौर चूँकि एक हब है, बहुत ज़्यादा वकला हैं इस वक्त, तकरीबन कोई 26,000 के करीब वकला यहाँ पे लाहौर बार में
मेंबर हैं, लेकिन बेसिकली रिप्रेजेंट हमने अपने इलाके को करना है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में यहाँ पे आके बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बे जो है ना आदमी के, वो थोड़ा सा उनको मोल्ड करना पड़ता है। जिस तरह रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं जब से ये प्रॉपर्टी माफिया आया है यहाँ पे। इसमें तो इलेक्शंस इतने महंगे हो गया कि आम प्रोफेशनल जो वकील है उसके लिए इसमें हिस्सा लेना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो हमने ये अज़म किया कि ये करना चाहिए। ऑनेस्ट बात यह है कि प्रोफेशनल लॉयर इधर मुंह नहीं करता क्योंकि उसके प्रोफेशन का नुकसान होता है। ठीक बात है। वो अगर अपना टाइम इधर देता है, ये बड़ी एक लंबी जद्दोजहद है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए प्रोफेशनल लॉयर यहाँ पे घबराते हैं क्योंकि उनका नुकसान होता है, और उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो इस प्रोफेशन से उस तरह कमिटेड नहीं होते जिस तरह आम प्रोफेशनल लॉयर है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम आती है। अब जो वोटर है उस पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़ा सा अगर प्रोब करे कि ये अपने इलाके में कैसी शोहरत का मालिक है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो मेरिट पे डिसाइड कर सके। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि हम अपने कार्ड्स देते हैं, मतलब मैं ये कार्ड देते हैं, खेलते हैं। हाँ, ये एक बड़ा आपने नुक्ता निकाला। कार्ड्स खेलने भी पड़ते हैं चूँकि पॉलिटिक्स है, और वो भी विद इन पाकिस्तान। आपको पता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होती है ना आपकी पॉलिटिक्स। ये हम पे पाबंदी यही है, लेकिन ये कितने % होती है, ये एक सवालिया निशान है। वो शिगाफियाँ तो होती हैं। मैं आपसे मज़ीद सवाल करूँगा। जॉय ऑफ जस्टिस को आप तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो फोरम है, जो दूर दराज के इलाके हैं लाहौर से अलावा, वो जॉय ऑफ जस्टिस पे अगर एडवोकेट्स प्रैक्टिस करना चाहें, वहाँ का कोई शख्स हो जो आपसे रब्ता करे, तो इनका, आप दोनों का, वहाँ के लॉयर का और वहाँ के साइल का कैसे मिलाप कराएंगे जॉय ऑफ जस्टिस से? जॉय ऑफ जस्टिस का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ब्रिज है एक्चुअली। इट्स नॉट ओनली ए सिंगल प्लेटफॉर्म कि वो एक जगह पर बेस करता है। इसमें आउटसोर्सिंग भी अवेलेबल है जहाँ पर हमारे क्लाइंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट इलाकों से। हमारे एडवोकेट्स, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी भी रजिस्टर कर सकती है एज अ लॉयर जो सर्व कर सके, बशर्त ये कि वो हमारी जो हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर अपने आप को रखना चाहे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी पे। हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसके ऊपर सब कुछ जो है वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है वहाँ पर कि किस तरह से हम पे एज यू गो के हिसाब से हम लोग पे जो है वो फ़ी चार्ज करेंगे। जैसे जैसे केस चलता जाएगा उसी तरह से हम उसके चंक जो है पेमेंट्स जो है वो हम वसूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक हैवी अमाउंट ले लेंगे और क्लाइंट उसके बाद, आपको पता है कि क्लाइंट्स जो है वो दर बदर ढूंढते रहते हैं वकला को, वो कहाँ गए, कैसे हुए, उनको एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जॉय ऑफ जस्टिस ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है कि जहाँ पर क्लाइंट्स और एडवोकेट्स एक ब्रिज के तौर पर जुड़े हैं, इजीली एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। ले जी, अगला हम सवाल करेंगे मोहम्मद अशनाक सहू साहब से। आप भी कसूर से तशरीफ़ लाए हैं। आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक भी बताएं और प्रोफेशनल सरगर्मियों के मुतालिक। सर, मैंने पहले सी.कॉम बी.कॉम किया, फिर मैंने बी.कॉम किया, बी.कॉम के बाद मैंने एम.बी. इन मार्केटिंग की और LLB कैदर लॉ कॉलेज से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ मैंने एम.ए. इन पॉलिटिकल साइंस। ये तो मेरी एजुकेशन है। 2004 से मैं इनरोल्ड हूँ जी एज एन एडवोकेट पंजाब बार काउंसिल में, और 2004 से लेकर आज तक इस प्रोफेशन के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं और लोगों को इंसाफ फरहमी के लिए दिन रात गोशा हैं। गो हम कसूर से हैं या मुफस्सल से हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि एक सेटअप है, एक बॉडी है पंजाब बार काउंसिल, और वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, असम्बली से उसका बाकायदा पास है एक बॉडी। उसमें चूँकि इलेक्शन होता है डिवीज़न वाइज जी, तो लाहौर डिवीज़न में चूँकि 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ननकाना साहब, शेखुपुरा, लाहौर और कसूर, जी, तो वो सिलेक्शन जो होती है वो चारों डिस्ट्रिक्ट से वोट आपने लेना होता है। जब आप प्रोफेशन में होते हैं, आप जिस जगह भी प्रोफेशनल अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं, तो बेशुमार दोस्तों को पता होता है जो दिन रात कोर्ट में पेश हो रहे होते हैं। अब तो चूँकि इवनिंग कोर्ट्स भी शुरू हो गई हैं, तो जैसे जैसे जिद्दत आ रही है
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सारे दोस्तों के सामने हैं। मैं एक आपके तरफ से अपने जो भाई हैं, जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक कोशिश करें कि आपको 6 साल बाद एक मौका मिला है कि आपने अपने नुमाइंदे भिजवाने हैं पंजाब बार काउंसिल में, जो सिर्फ आपके लिए काम करें। माजरत से पिछले कुछ टन्योर में ऐसा हुआ है कि जो नॉन प्रोफेशनल हैं उन्होंने आकर इस बार काउंसिल को, हमारी जो लोकल इलेक्शन है उसमें आकर उनको हाईजैक करने की कोशिश की, पैसे के बलबूते पे, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या दूसरा करते हैं। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल जो हमारे नुमाइंदे हैं वो जाकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं गवर्नमेंट के साथ बैठकर कि डीसी लेवल पे बैठकर कि ये जो कारोबार हैं जो प्रॉफिटेबल है उसमें वो लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करेंगे और उनकी एक फ़िक्स पे हो, वो 20,000 हो या 25,000 हो, तो कम अज़ कम वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवल पे भी और हमारे जो साबका नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी शायद इस लेवल पे जाकर काम नहीं किया जो हमारी यंगस्टर के लिए, हमारी फीमेल्स लाइफ के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दी हैं। अभी एक पिछले दिनों आया था कि 2 साल तक वोट नहीं कास्ट कर सकते। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वकला को कम किया जाए कि कम से कम इस लोग में आए। हम इस चीज़ पर काम नहीं कर रहे, हमारी बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल, कि जो आए हम उनके लिए को फैसिलिटेट करें। इस प्रोफेशन जो प्रोफेशन लॉर्ड्स है उसको प्रोफेशनल लॉर्ड्स हमने बनाना कैसे है, उसके लिए काम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं इंशाल्लाह नौजवानों की आवाज़ बनूंगा, अपनी बहनों की आवाज़ बनूंगा, वो काम करेंगे जो पिछले अदवार में नहीं हो सके। ज़बीउल्लाह नागरा साहब लाहौर सीट के लिए पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए, अपने तालीमी सफ़र के मुतालिक बताएं, अपनी प्रोफेशनल सरगर्मियों के मुतालिक बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, पैनलिस्ट्स का और आपके फोरम का, जिन्होंने मेरी आवाज़ को और मेरे नज़रियात को कैच किया। आम वकील हूँ, पैशन के तौर पर वकालत शुरू की, मुआशरती नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ और ज़बानें दबाने के ख़िलाफ़, बंद करने के ख़िलाफ़ वकालत शुरू की। और जब से मैंने वकालत शुरू की, मैं समझता हूँ मेरा रिकॉर्ड है, ना मैं अदालतों से लेट हुआ हूँ, ना मैंने कभी छुट्टी की है, कभी भी अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ तक जिस अब हम अखाड़े में, जिस हम मैदान में इलेक्शन में हैं, पंजाब बार काउंसिल हमारी कम्युनिटी की ज़बान है, हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। जब 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये कानून आया, उस वक्त इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे का पूरा पंजाब था। बेसिक स्पिरिट इसका ये है कि यहाँ से रहने वाला, यहाँ का रहने वाला, यानी लाहौर का रहने वाला, अपने नज़रियात दूसरे डिस्ट्रिक्ट से शेयर करें। अगर इसमें कोई मॉडरेट है, कोई सिस्टम अपग्रेड है, तो उसको भी पता चलना चाहिए। ये असेंबली पंजाब बार की बनी कि फिर दूर दराज के इलाकों को आके एक फोरम पे रिप्रेजेंट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हमारे आने का मकसद पॉलिटिक्स में इस बार ये है कि हम समझते हैं जब हम कॉलेजेस में थे तो तालीम का म्यार इतना ऊपर नहीं था, इतना मॉडरेट नहीं था जितना कि आज है। स्टेटस को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वकील मुआशरे का साइंटिस्ट है। वो सारी चीज़ें जो मुआशरे में हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके मुताबिक कानून में तरमीम, कानून के इम्प्लिकेशंस, कानून की इम्प्लीमेंटेशंस, हर वो चीज़ को एक फोरम के ज़रिए, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ज़रिए गवर्नमेंट को सिफारिशात करें कि जनाब ये कवानीन की सिफारिशात है और ये कम्युनिटी की सिफारिशात है। साद, अभी मिस जब गुफ्तगू कर रही थी जॉइंट जस्टिस के हवाले से, तो इन्होंने पे एज़ यू गो की एक बात की, ये क्या कॉन्सेप्ट? यूजली जो प्रैक्टिस ये है कि चल रही होती है कि क्लाइंट आता है आपके पास, आप उससे केस वो आपको लेकर आते हैं आपके पास, आप उन्हें एक फ़ी बताते हैं और वो आपको एक लम्प सम फ़ी पे कर देते हैं। उसके अंदर ये है कि हम लोगों का पे एज़ यू गो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह इनिशियली स्टेज पे ये चलेगा, जैसे जैसे केस चलेगा वैसे वैसे पेमेंट होगी, बाइफ्रिकेट करके आपको बताया जाएगा कि क्या अमाउंट है और कितने इस पे एक्सपेंसेस आए हैं, और सारा कुछ एक वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितना ख़र्चा इस पे आ रहा है और हो रहा है, और वो जो एक बर्डन है क्लाइंट के ऊपर वो भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर कहीं किसी स्टेज पे लगता है क्लाइंट को कि नहीं मुझे अपना लॉयर चेंज करने की ज़रूरत है, या तो वो मतलब बाउंड नहीं है हमसे कि उन्हें पूरी फ़ीस दे दी तो अब मैंने इन्हीं से ही केस पूरा करवाना है, वो चाहें तो अपना किसी और को हायर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ वहीं तक का पे किया जहाँ तक का उन्होंने अभी केस जिधर तक पहुँचा है।
थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक, पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर। Of justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम। मैं राना बलीगुर रहमान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से अगला सवाल आप करें। सर मेरा सवाल अपने सीनियर से ये कि एज ए कम्युनिटी जो एक इमेज है हम लोगों का, एक जो लेगेसी थी वहाँ से चले अगर हम शुरू करें, जो पार्टीशन से जब से लीड किया बहुत सारे मौक़े आए और अब जो है एक मुआशरे के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जो कन्वर्जन है बहुत स्पीड से हो रही है। मुआशरे में हम लोगों की एज ए कम्युनिटी एक्सेप्टेबिलिटी की बात जब आती है एक आम आदमी से इंटरेक्शन के हवाले से, तो एक इमेज या एक हमें अब कह लें कि उनसे बात करते वक्त एक बड़ा एक मनफी से रवैये का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ओवर एग्जैजरेटेड होती हैं, मीडिया वाले जो है आप कह लें ये किसी भी तौर पे गलत रिपोर्ट होती हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी हमें खुद से क्या करना होगा। मेरा सवाल आपसे बतौर ये है, आप इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे, यही बॉडी है जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, तो इसकी रेगुलेशन के हवाले से आपके जहन में क्या है कि हमें जो एक वापस जो हमारी एक इज़्ज़त की एक पॉजिटिविटी की जो रेस्टिट्यूशन होनी चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल आपका बहुत अच्छा है और इतना मतलब डेयरिंग क्वेश्चन है कि इस पे बहुत सारी बात होनी चाहिए। हमने नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया। बेसिकली आप देखें कि दो तरह के रवैये प्रवेल कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में। जो प्रोफेशनल चैम्बर्स को ज्वाइन करते हैं उनका रवैया ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, और जो पॉलिटिकल चैम्बर्स हैं उनका रवैया डिफरेंट होता है। एक तीसरा चैम्बर आ जाता है जो पॉलिटिकल भी है और प्रोफेशनल भी है। ये जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वही है कि वो कम होते जा रहे हैं, प्रोफेशनल का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, प्रोफेशनल हलाल कमाता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्शंस जो हैं उसका मीटअप करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो वो छोड़ जाता है कि इतना खर्चा करके मैं करूँगा क्या। हम पे दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है। हम जो यूनिफॉर्म लोग हैं ना, हमारा डिसिप्लिन भी मिसाली होना चाहिए। अभी बात हो रही थी पंजाब बार काउंसिल की, पाकिस्तान बार काउंसिल की, नहीं इससे नीचे भी एक बार एसोसिएशंस की भी बात होनी चाहिए। बार एसोसिएशंस में क्या होता है, बार एसोसिएशन में भी ये सूरत हाल है कि बार एसोसिएशन के जो अहदेदार हम मुंतखब करते हैं वो हमारा चेहरा होते हैं। इसी तरह पंजाब बार काउंसिल के जो लोग हम मुंतखब करते हैं वो हमारा चेहरा होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग भी हमारा चेहरा होते हैं। उन पे आम वकील पे दोहरी जिम्मेदारी है, उन पे तेरी जिम्मेदारी है, एक लेयर जिम्मेदारी की उन पे और आ जाती है। चूँकि जितना आपका एक्सपोजर बड़ा होता जाता है उतना जो लोग आपको ज़्यादा देखते हैं और ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं या आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर हम एक काम शुरू कर दें बतौर कम्युनिटी कि हम अपनी बार की कैबिनेट को, बार एसोसिएशन की कैबिनेट को बताए बगैर कोई ऐसा काम ना करें जो हम करना चाहते हों अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के अलावा। अल्टीमेटली वही बात है कि आप एक इदारे को अच्छा हुक्मरान देंगे, आप अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा देंगे। तो जब हम अपनी कम्युनिटी का चेहरा मुंतखब करते हैं तो उस वक्त हम क्यों नहीं सोचते। तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये आ गई है कि हम लोग प्रोब करने से गुरेज करते हैं, हम बरादरी पे वोट देते हैं, हम ताल्लुक पे वोट देते हैं, हम चैम्बर पे वोट देते हैं। हर आदमी का हक है कि वो बतौर उम्मीदवार अपने आप को प्रेजेंट करे। अब उसको मुंतखब करने वालों की जिम्मेदारी है। मोहम्मद अशनाक साहब, आपसे वही सवाल है जो अभी बलीगुर रहमान साहब ने जिसका जवाब अभी दे रहे थे। सर, इस वक्त जो इशू चल रहा है जैसे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, ये बेसिक है। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जब प्रोफेशनल लोग जाएंगे, जैसे राणा साहब फरमा रहे थे, तो उसका एटीट्यूड का फ़र्क होता है। मैं यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि 70 की दहाई में एक लीगल प्रैक्टिशन एक्ट बना था जी, जो आज भी हमारे ऊपर मौजूद है। उसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। जब सीनियर्स 3 से 4 दोस्तों को अकोमोडेट करेंगे, उनको सिखाएंगे, फाइनेंशियल तौर पर भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो डेफिनेट सीखने की तरफ जाएंगे। मैं सीनियर से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके इस
तवस्से चैनल से कि सीनियर्स दोबारा जो सिस्टम पहले था कि हम अपने जो एसोसिएट थे, जूनियर नहीं मैं कहूँगा एसोसिएट थे, उनको जैसे अकोमोडेट करते थे, उनको सिखाते थे, उस तरफ हम लौटें। ट्रेनिंग जो होती है, तरबियत जो होती है, वो बहुत कुछ सिखाती है। वो फेस होता है आप किस चैम्बर से सीख रहे हैं। अब मैं एक फेस तो ये आ गया कि हमें जो सीनियर्स ने सिखाना छोड़ दिया है। सेकेंडली मैं अपने नौजवानों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो आप डिग्री लेते हैं LLB की, आप उससे एडवोकेट नहीं बनते। वो जस्ट सर्टिफिकेट है एक कि आपने LLB क्लियर कर लिया। अब आगे आता है आपका ट्रेनिंग का सेशन। अपने घर वालों को समझाएं, अपने आप को समझाएं कि हमने अगले साल से 2 साल ट्रेनिंग में रहना है, हमने लर्न करना है। आप जाते ही LLB डिग्री लेने के बाद अगर जाते ही अर्न शुरू कर देंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे। अगर आप 1-2 साल लर्न करेंगे अपनी पॉकेट से खर्च करके, अपने घर वालों की तरफ से, तो आप सारी ज़िंदगी कमाएंगे। हमने जाते ही पॉलिटिक्स शुरू नहीं कर देना। हमने पहले, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, खुद एहतसाबी भी से कह लें, रिक्वेस्ट भी कर लें अपने नौजवान दोस्तों से कि हमने जाकर 1-2 साल के लिए ट्रेनिंग करनी है, हमने बड़ों से सीखना है, हमने बुक्स उठानी है, हमने कोर्स में पेश होना है। तो ऑटोमेटिकली एक सेटअप ऐसा आएगा, एक चेन ऐसी आएगी कि जो एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी हमारी वकला की है उसमें और इजाफा होएगा। और सेकेंडली एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो लोग लॉ करके नहीं आते वो लाइसेंस ले लेते हैं किसी न किसी तरीके से। बेसिकली जो सारा बिगाड़ है उससे पैदा हुआ है। अब उनको पता होता है कि पता नहीं किस टाइम वेरिफिकेशन हो जाए और हम फारग हो जाएं। उन्होंने शॉर्टकट तलाश करना होता है, उन्होंने पैसे कमाने के लिए हर जायज़ राह इस्तेमाल करना होता है। जो प्योर वकील है, जो 18 साल 20 साल पढ़कर 14-16 साल पढ़कर आया है और आगे ट्रेनिंग करके किया, आप उसके एटीट्यूड में फ़र्क देखेंगे। तो ज़रूरी है राणा साहब कि हम सब मिलकर, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो लीगल प्रैक्टिस एक्ट की पूरी इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो एसोसिएट हो, और उसमें जो अमेंडमेंट है इस प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, उसमें हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे जो हमारा ओरिजिनल फेस है, जो अल्हम्दुलिल्लाह है, चाहे वो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब हों, वो भी एडवोकेट थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाज़ साहब थे, वो भी एडवोकेट थे। वो बतौर प्रोफेशनल आज भी देख लें एक बड़ा नाम था। बड़ा वही होता है जो प्रोफेशनली बड़ा होता है। तो हम प्रोफेशनल की तरफ वापस आएंगे, पॉलिटिक्स साथ साथ होएगा, तो ऑटोमेटिकली हम इंशाल्लाह इसमें बेहतरी ला सकेंगे। नागर साहब, वही सवाल आपसे भी। बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जब सारे डिग्रीज़ लेके आ जाते हैं कि हम लॉ की डिग्री ले आए, वो छोटे अदारे से हो सकती है, बहुत महंगे अदारे से हो सकती है, फ़ौरन हो सकती है, जहाँ से भी हो गई, एलिजिबल जो डिग्री थी हमने सबमिशन कर दिया। हम अपने आप को सबमिट कर चुके बार काउंसिल को कि लें जनाब, हमारी तरबियत कर दें और हमें अच्छा वकील बना के निकालें। बदकिस्मती से बार काउंसिल्स ने अपना ये रोल प्ले नहीं किया कि भाई हमारी तरबियत जिस अदारे ने करनी थी, चैम्बर्स को, सीनियर्स को मैकेनिज्म देना था पंजाब बार काउंसिल ने, अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द एक्ट 1974। वो किसी ने दिया नहीं। जब दिया नहीं तो हमें वहाँ से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, हमें उस अदारे से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गुफ्तगू में रबत नहीं है, हमारे एक्ट में कोई कमांड कंट्रोल नहीं है, हमें मुआशरे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। और इसके बरक्स जिन लोगों की पंजाब बार ने तरबियत की थी, वो खुशअस्लूबी से कितने कितने साल मुआशरे में गुजार चुके। मुआशरे के वो अवाम हैं, कभी उंगली तक नहीं किसी ने उन पे उठाई। मुमकिन है मुआशरे में रहते हुए हम एक दूसरे से अलझाव पैदा कर लें, लेकिन वकील वो है जो देख ले दूर से आता हुआ कि यार बॉडी लैंग्वेज इसकी क्या है और कहीं कोई मसला ही ना बढ़ जाए, सिचुएशन को अवॉइड करें, वो अच्छा वकील है। और उसको प्रिवेंट और स्टॉप उसी तरह किया जा सकता है कि आए भाई सारे अपनी अपनी पोजीशन पे आए, जो बड़ा है बड़ा रहे, जिसने तरबियत करनी है वो तरबियत करे, जिसने मैकेनिज्म देना है वो मैकेनिज्म दे, इर्रिस्पेक्टिव कि किस कौम से हैं, किस चैम्बर से हैं, किस शहर से, कहाँ से हैं, किस रंगत से हैं। छोड़ें इस बात को, एक यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म की इज्जत होनी चाहिए।
यूनिफॉर्म के अंदर आपकी तरबियत होनी चाहिए, तरबियत उसी मैकेनिज्म में हो, उसी कानून में हो जो कानून प्रोवाइड कर रहा है, ना हम अपनी लिमिट्स बियॉन्ड करें, ना कोई हमारे गिरबान तक आए। मैं समझता हूँ कि यही एक सल्यूशन है कि अपने अपने लाइंस में रहें और सारे के सारे हम लोग डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की तरफ जाएं, कुछ डिलीवर करें, कुछ ना कुछ मुआशरे की ज़बान बने, कुछ ना कुछ तो हम डिलीवर करें। जब नहीं होगा तब ये मसले आएंगे, जब हो जाएंगे सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, अल्लाह तबारक ताला से तो यही करेंगे, यही है कि फिर बेहतरी भी हो जाए। थैंक यू नागरा साहब। जो अभी बात पहले उन्होंने की और आपने उसके मुतालिक जिक्र किया, मुझे याद आ गया कि कई दफ़ा लोग चाहते हैं कि मसला ना बने, मगर फिर भी आवाज़ सुननी पड़ती है कि मुख्तारिया गल बद गई और हुकूमत दसती नहीं पे। अच्छा जी, आप भी पूछ रहे थे सईद अख्तर साहब कि ये आपकी जो फर्म है जॉय ऑफ जस्टिस, इसका नाम क्यों रखा है आपने? इसका नाम रखने की बिल्कुल वही वजह जिससे आप बात कर रहे हैं। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो एक इम्प्रेशन जो जाता है कि जी मुझे किसी कानूनी मदद की चाहिए, तो एक बड़ी परेशानी का और एक बड़ा इस तरह से सूरत हाल है कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सा आसमान गिर गया। कोई भी एक आम बंदा जिसको आम तौर में आप जानते हैं अब भी कि मैं तो जी पहली बार ही देखे, मैंने तो पता ही नहीं सी। तो एक आप कह लें कि एक ओपनिंग गेट जो दिया गया इस नाम के साथ वो ये है कि अगर आपको कोई परेशानी भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जॉय के साथ आएँ। जस्टिस आपको जॉय के साथ मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेगा, कुछ भी ऐसा इसमें हिडन नहीं होगा। आप इन पैटर्न्स पे चलेंगे तो आपको जो परेशानी है वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब आप इसको इस परेशानी के साथ अपने ज़िंदगी के सारे मामला को मत रोकिए, इसको एक आम मसला समझिए जिस तरह से है, तो इसी जॉय के साथ आपको जस्टिस भी आएगा। थैंक यू सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस बात का फ़ख्र होता है सुन के कि जब कोई हमारे पास मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं, हमारे बड़े आते हैं और वो ये बताते हैं कि उनकी बेटी, भांजी, भतीजी वो उसको इस प्रोफेशन में लेकर आए हैं। जबकि हम जब पढ़ रहे थे, अपने कॉलेजेस में थे, तो हमारे बड़े जो थे, जो हमारे उस्ताद, सीनियर उस्ताद थे, वो हमें कुछ थोड़ा सा इस चीज़ पे समझाते थे कि बेटा ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन ज़रूर है, लेकिन अब हालात के मुताबिक ये लड़कियों के लिए उस तरह से सेफ वर्क प्लेस नहीं रह गई है। हर लेडीशिप के लिए भी तो है। जी बिल्कुल, हर लेडीशिप के लिए भी है। आपने जब अपनी बेटी को इस प्रोफेशन में आप लेकर आए, तो क्या आपने उसकी तरबियत खुद से इस प्रोफेशन की या आपने किसी चैम्बर में ज्वाइन करवाया, या आपने समझा कि ये प्रोफेशन उसके लिए सेम उसी तरह सेफ है जिस तरह मेल हजरात के लिए है और उसको वही बाउंड्रीज, लिमिटेशंस और आज़ादी मिलेगी, या फिर आपने उसको खुद से लीगल ड्राफ्टिंग से लेकर कोर्ट में पेश होने का तरीका आपने खुद उसको सिखाया और उसको उसकी बैक बन के रहे? जी मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटी ने ऑप्शन लिया जी। मेरी बड़ी बहन की 3 बेटियाँ डॉक्टर हैं। इसने पहले ए लेवल्स किया, ओ लेवल्स किया, तो इसके बड़े अच्छे नंबर आए, बड़े हाई ग्रेडेड नंबर थे इसके। तो उन्होंने कहा कि तुम MBBS कर लो जी। तो उनमें से एक जो किंग एडवर्ड से पढ़ी थी, उसने कहा इसके साथ कोई दुश्मनी है, ये बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इसमें। अब उसको क्या पता कि प्रोफेशनल को स्किलफुल होने तक धक्के हमेशा ही खाने पड़ेंगे। वेरी ट्रू। अच्छा, उसने फिर ये किया, उसने कहा जी मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि चूँकि मेरे दादा लॉयर थे, तो जो लोग हमारे घर में मिलने आते हैं, प्योर प्रोफेशनल लॉयर थे मेरे वालिद साहब, तो वो उनकी बहुत तारीफ़ें करते थे। तो उसने कहा जी मैंने वही प्रोफेशन ज्वाइन कर। जब उसने ज्वाइन कर लिया तो मैंने कहा जी कहाँ पढ़ना है, तो उसने कहा जी मैंने फ़लाँ इदारे में पढ़ना है। उसने एक्सटर्नल लॉ ऑप्ट किया। बच्चों को ज़ाहिर है अगर आप आज एक पौधा लगाते हैं तो उसको एक फितरी चीज़ है कि उसने एक दरख्त बनना होता है। तो मैंने सोचा कि इसको चूँकि उसकी एजुकेशन इस तरह की है तो क्यों ना कोई अच्छा चैम्बर ज्वाइन करवा दें, जहाँ यहाँ पे 30 अदालतें हैं कि 32 हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कैनवस है, आप ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने उसे कहा बेटा यहाँ पे चली जाओ। और दूसरी बात जो आपका सवाल है कि बेटियों के लिए, लेडीज़ के लिए ये प्रोफेशन सेफ़ है नफ के नहीं है। अच्छा, ये आपने अपने आप को सेव करना होता है। सबसे पहले आपने अपने आप को साबित करना होता है कि मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप यकीन करेंगे कि कोई दूसरी नज़र नहीं उठती अगर आप अपने आप को साबित करते हैं कि मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो।
بالکل یہ آپ کے ہاتھ میں ہے پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ پروفیشن یہ تو سب سے زیادہ محفوظ پروفیشن ہے کسی بھی لحاظ سے, کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم وکیل ہیں تو بہت ساری بد بلائیں تو ویسے دور ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہی تو اس طرف نہیں جانا ہم نے. یہ تو خود مطلب ایک جو پرابلم ابھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مشکل ہے میرے لیے بات کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات نہ کی جائے تو یہ منافقت ہوتی ہے. بالکل. آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے, اخبارات میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ 118ویں نمبر پہ ہے 128 لوگوں 128 ملکوں میں سے. اب آپ وکلاء کمیونٹی کو ایک طرف رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں ان کے رویے کی, ایٹیٹیوڈ کی, آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ وکیل نے غلط کر دیا, یہ وکیل نے غلط کر دیا. یہ ذمہ داری ساری ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا یونانیمس ہے ہم سارے اس بات پہ کہ ہمیں جب ہم نے یونیفارم پہن لی تو ہم نے زیادہ ذمہ داری اپنے آپ پہ نافذ کر. ہم نے بھی ایک یونیفارم پہن لی, ایک باعزت پروفیشن کو جوائن کر لیا, یہ ہم پہ ذمہ داری دوہری ہوگی کہ اب ہم نے معاشرے سے بڑھ کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, ان کی توقعات سے بڑھ کے. لیکن جس ملک کا نظام انصاف پوری دنیا میں 118ویں نمبر پہ گنا جائے گا, وہاں پہ جسٹس اور جائے دو چیزیں اکٹھی کرنی بڑی ناممکنات میں سے نظر آتی ہیں. آپ نے اس کو شروع کیا ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہم تو بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے ہوتے سے سنتے سنتے. انصاف جو ہے وہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہ ہے, دو حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام انصاف کے متعلق, اور دونوں بڑے واضح ہیں. ایک تو یہ کہ جب لوگوں میں کوئی فیصلہ آ جائے تو انصاف سے کریں. دوسرا یہ ہے کہ گواہی کو مت چھپائیں. ہمارا یہ معاشرہ جو ہے جو جھوٹ پہ قائم ہے, اس معاشرے میں وکیل کام کیا کرتا ہے, ہم بال کی کھال اتارتے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے جی کہ میں جو کچھ کہوں گا ایمان سے سچ کہوں گا, اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو. وہ بولتا جب مطلب غلط بیانی کرتا ہے تو وکیل کھڑا ہوتا ہے اس کے دوسری طرف, وہ اس بال کی کھال اتارتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ آپ نے کہا, یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. تو ہم یہ کام جو ہم کر رہے ہیں نا, ہم وکلاء, ہم معاشرے کے سینیٹری ورکر کے طور پر کام کریں. معاشرے کے گندے کپڑے کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے اٹھا کے لے آتا ہے نا کہ جی یہ میرا باپ مرتے وقت مجھے دے گیا تھا جی, گفٹ کر گیا تھا, باقی بہن بھائی آ جاتے ہیں اس کو نہیں کیا جی. تو ہم وہ جو گٹھڑی وہ اپنے گندے کپڑوں کی اٹھا کے لاتا ہے ہمارے نظام انصاف کے پاس, وکیل کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو صاف کر کے واپس اس کے حوالے کر دیں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے اس میں کہ ہمارا نظام انصاف میں یہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے صاف ہونے سے پہلے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی, آپ کی تو ماشاءاللہ ایک وکلا کی بیک تھی ایز اے پیرنٹ اپنی بیٹی کے پیچھے, لیکن بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے پیچھے وکلا کی بیک ایز اے پیرنٹ نہیں ہوتی ہیں یا ان کی فیملی بیک گراؤنڈز نہیں ہوتی ہیں. ان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں چیمبر جوائن کرنے میں, لرننگ میں, کورٹس کے انوائرمنٹ کے اندر ان کو بہت سی ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ہراسمنٹ لے لیجئے آپ, ناٹ اونلی فزیکل ہراسمنٹ تو بہت بعد کی بات آتی ہے, سائٹ ہراسمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پھر ایک عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ عورت ہے تو جو بھی کہے گی وہ ایک نچلے طبقے کی بات ہوگی, یا اس کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے یا اس کو دبا دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے, یا آپ کے ورک پلان میں کیا ہے, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہمیں کرنی چاہیے ایسے ریگولیٹری باڈی بن کر جس میں ہم ایکولی چلا سکیں اور ایک تحفظ دے سکیں؟ آج آنریبل ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں جی 2 فیمیل ججز بیٹھے ہیں. بالکل ایسے وہ اپنی محنت سے اس پروفیشن کو بطور پروفیشن جوائن کرنے کے بعد, اس سے پہلے آپ اس بات دیکھیں گے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں فیمیل, جی وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں, جی وہ جسٹس فروغ صاحبہ تھی. تو یہ جیسے کاری رہ چکے ہیں. ہاں, اور بھی کافی ماشاءاللہ فیمیل ہیں جو اس نہ صرف پروفیشن میں, پولیٹکس میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. بالکل. تو اپریسیشن کی انتہائی اشد ضرورت ہے اس وقت. اور جو پچھلے دنوں بھی سوچنے میں چل رہا تھا کہ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے, وکلا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے, وہ اس وقت ضرورت ہے سارے وکلا کی.
اس میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس سٹیج پہ جا کر ہم, اللہ نے چاہا تو پنجاب بار کونسل میں جا کر یہ کریں گے. اس میں اسپیسیفکلی جو ہماری فیمیلز بہنیں ہیں, جو بڑی ہیں چھوٹی ہیں, ان کے لیے اسپیسیفک ایک چیز ہونی چاہیے, چاہے وہ وکیل ہو, چاہے وہ سائل ہو, یا عام پبلک کا بندہ ہو. ضروری ہے جو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس میں بے شمار چیزیں ہیں, ہراسمنٹ کی ہے, دوسری آ گئی, وہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. کچھ چیز سائن ہوتا ہے کہ پروٹیکشن ہم نے کیسے دینا ہے. سیکنڈلی یہ ضروری نہیں ہے, میں اپریسیشن کی بات اسی لیے کہہ رہا تھا کہ لیگل ایڈوائزری کی طرف ان کا باقاعدہ کوٹا ایک فکس ہونا چاہیے. بالکل. آپ لوکل کمیشن ہے کورٹ میں جیسے سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں فیمیلز کے لیے زیادہ سے زیادہ کوٹا ہونا چاہیے, اور یہ انسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور ہماری بار کی طرف سے ہونا چاہیے, تاکہ اپریسیشن ملے. یہ نہ ہو کہ معاملات کچھ اور ہوں. اور اب جو بہتر ہوا ہے, آپ دیکھیں گے پہلے تعداد نہیں تھی اتنی, اب تو ماشاءاللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 to 10% جو ہے وہ فیمیلز ہماری بہنیں اس پروفیشن میں اور ہر سال آتی ہیں. اگر وہ یہاں پہ سیف ہیں تو پھر ہی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے 90s اور 80 کی دہائی میں تو آپ کو ایک آدھا کوئی فیمیلز ہماری بہن کو ملتی تھی, اب تو ماشاءاللہ تعداد بڑھ گئی ہے. تو لہٰذا اس کنسیپٹ کو کلیئر کریں. یہ سب سے جیسے رانا صاحب فرمایا ہے کہ انتہائی محفوظ اور آنریبل جو پروفیشن ہے وہ وکلا کا پروفیشن ہے, اس لیے یہ ساری جو تعداد بڑھ رہی ہے اس پروٹیکشن کو دیکھتے ہوئے. لیکن میں پوری گزارش کروں گا کہ جب وکلا پروٹیکشن ایکٹ آئے گا تو اس کے لیے اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے بھی وہ ایک چیز ہونی چاہیے, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے سیف, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مینٹلی طور پر سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس پہ ہم خصوصی طور پر اپنی بہنوں کے لیے کام کریں گے. ناگرہ صاحب, دیکھیں جی, میں یہ بالکل ایگری نہیں کرتا اپنے بھائی کی بات سے کہ کسی بھی ایکٹ میں ہم خواتین کو کوئی بات علیحدہ سے کر کے منورٹی میں لے جائیں یا اسپیشل کلاس میں لے جائیں. وی آر ایکول. پنجاب بار کونسل ہمارا وہ انسٹیٹیوشن ہے جس نے ہر آنے والے پیپل کا, لائر کا, وہ چاہے فیمیل ہے یا میل ہے, اپنے پاس ریکارڈ رکھنا ہے کہ کس سینئر کے پاس کتنے پیپل ہیں, کتنے ان کے پاس ایسوسیٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اپرینٹس کر رہے ہیں وہ. اب پنجاب بار اتنا بڑا چیک ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بچے ہمارے بچے ہیں, یہ بچیاں ہماری بچیاں ہیں, ان کو آپ نے سکھانا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. ان کی عزت رسپیکٹ معاشرے میں نہیں, صرف اس پروفیشن میں ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے پاس آپ کا ریکارڈ ہے, آپ کے دستخط سے آپ نے یہ بچہ یا بچی لیا ہوا ہے, آپ نے ان کی رپورٹ کرنی ہے. اور صرف رپورٹ یہی نہیں کرنی کہ آپ نے ان کے 6 مہینے گزار دیے, ان کی تربیت کی بھی رپورٹ آپ نے کرنی ہے. اور اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ان کو معاشرتی مقام نہیں دے سکتے, تو واپس کریں, ہمیں رپورٹ کر دیں کہ جناب یہ بچہ 2 مہینے بعد میں اس کو نہیں سنبھال سکتا یا مجھ سے نہیں سنبھل رہا, تو یہ لیں یہ بچی یا بچہ. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر خواتین وکلا کو ہم خواتین کہہ کے تو یہ بات کریں اور ان کو مطلب کسی طرح ڈسکس کریں, یہ مناسب نہیں. وی آر آل لائرس. ایک بات. دوسری بات, معاشرتی یا پروفیشنل ناانصافی ہے. ناانصافی اس لیے ہے کہ ہم کہتے تو سارے زبان سے ہیں, عمل کوئی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پروفیشن کسی صورت کامیابی سے نہیں چل سکتا جب تک اس میں ہم ایکولی ایک دوسرے کو نہ رکھیں گے. لیکن پرابلم ہمارے بیسک کچھ اور ہے. پاکستان میں جو ایک نظریہ پرویل کر چکا ہے وہ ہے پوسٹ ڈسپیوٹ لیٹیگیشن. کبھی بھی پاکستان میں یہ پنجاب بار نے یا پاکستان بار کونسل نے جو ہمارے بڑے ہیں, یہ کنسیپٹ دیا ہی نہیں اداروں کو کہ جناب ڈسپیوٹ سے پہلے بھی وکلا کا وہی رول ہے جو ڈسپیوٹ کے بعد ہے. تو وہ فرمز بنائیں, وہ پلیٹ فارمز بنائیں, وہ چیمبرز بنائیں, وہ ایٹماسفیئر بنائیں کہ جہاں پہ اگر میں نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کروانا ہے, میں نے ان سے کوئی چیز خریدنی ہے, تو میں بھاگا آپ کے پاس آؤں کہ جناب میں ان سے یہ چیز خریدنے لگا ہوں. اسلام کا بھی یہی اصول ہے, اچھے معاشروں کا بھی یہی اصول ہے کہ جناب مجھے کنسلٹیشن دیں کہ کہیں یہ فراڈ نہ مجھ سے ہو جائے, کہیں یہ مجھ سے زیادہ پیسے نہ لے لیں,
कहीं गवर्नमेंट के अदारे मुझसे ज़्यादा पैसे ना ले लें, सही सही अंगूठे होने चाहिए, निशान होने चाहिए, दस्तखत होने चाहिए सही सही, और मैं आपको आपकी फ़ीस पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट हम प्रवेल कर गए तो शायद जो डिस्प्यूट्स की आज फाइलें बड़ी पड़ी हैं, उतनी अदालतें नहीं जितने रिकॉर्ड रूम्स हैं, तो शायद यहाँ तक नौबत ना आए। फिर हम वकील कम हो जाएं कि जो पोस्ट डिस्प्यूट लिटिगेशन करते हैं, और आपके फोरम को भी शायद इसी तरफ आना पड़े। लिहाजा गुजारिश मेरी ये है कि हमें ये जो नज़रिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी तरफ आना चाहिए। और इसमें जो हम आज बातें करते हैं, ये अच्छा लड़कियों के प्रोफेशन नहीं है, चले जी मान लिया अच्छा प्रोफेशन नहीं है, वो भाई बहुत नोबल सुन लेना जी, मान लिया जी ये जो मतलब एक बात आती है, मान लिया बैड कंसेप्ट आता है, मान लिया जी इनका बात दुरुस्त है, भाई जब प्रोफेशन को सही लेटर एंड स्पिरिट में आप ले आएंगे तो हर चीज़ अपने अपने प्लेस पे अकोमोडेट हो जाएगी। कोई प्रोफेशन अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सारे के सारे प्रोफेशन अच्छे होते हैं। हम ड्राइव करने वालों की मर्जी है, उसे खड्डे में मारें या सही तरह आंखें खोल के कान खोल के उसे चलाएं। जो आज हमें वक्त की ज़रूरत है, हम सारे बातें तो बड़ी करते हैं, खामोश होकर बैठे हैं, कान भी बंद है, आंखें भी बंद है, हमारे प्रोफेशन की गाड़ी टूट रही है, टायर पंचर हो रहा है, कुछ हो रहा है, खामोशी से देख रहे हैं, खामोशी सुन रहे हैं। ज़रूरत वक्त की ये है कि जागें, होश के नाखन लें, सही जगह को सही जगह पर रखें। यही इंसाफ है, इसी इंसाफ के लिए हम सब सारे यहाँ पे जमा है काले कोट पहने। थैंक यू नागर साहब। अली हुर साहब, आप के मुतल्लिक पता नहीं क्या कह रहे थे कि अगर इनसे मैंने मामला करना हो तो आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप खामोश नहीं हैं, आप भी बोल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा था, मेरे साथ भाइयों ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया। आई जस्ट वांट टू ओनली ऐड समथिंग कि जब एक वकील अपनी डिग्री हासिल कर लेता है, LLB मुकम्मल कर लेता है, तो वो बार काउंसिल में अपने मुतल्लिका सूबे में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल एंड फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि फॉर द फर्स्ट 5 years दे शुड बी पेड सम हैवी और लो हैवी स्टाइपेंड। हैवी होना चाहिए, चाहे हैवी हो चाहे लो है। There should be some stipend. The one thing will be very much clear कि every young lawyer who is receiving the stipend will be mentally free कि there is no problem regarding the finance. और then जब वो अपने सीनियर के साथ बार काउंसिल, जैसे इन्होंने बात की कि बार काउंसिल उनको किसी सीनियर के साथ ज्वाइन करवा दे उनका ऑफिस, तो वहाँ पे उसके पास पैसे का तो इशू नहीं होगा, बट देयर शुड बी बुक्स ऑन द बोथ हैंड्स, जस्ट ओनली थिंकिंग 2 or 3 proposition इन वन टाइम को वो अपना पैसा भी यूज कर रहा है जो बार काउंसिल उसको दे रही है, और वो पढ़ भी रहा है एंड वो अपने घर भी पैसे दे। तो इट विल हेल्प द लेडीज आल्सो, लॉयर्स आल्सो एंड द यंग मेल लॉयर्स आल्सो। ये बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। लर्निंग भी हो, अर्निंग भी हो। जी, दोनों चीज़ों। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर एक लास्ट राउंड करते हैं सवालात का। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के